हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास सोशल साइंस एसएसटी सीटेट पेपर 2 के लिए है। और देखिए, इस वीडियो में सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि देखिए सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कीजिए। अब घासीदास के सामने दिया गया है आत्मसम्मान आंदोलन। उसके बाद पेरियार के सामने देखिए दिया जा रहा है तो युवा बंगाल आंदोलन। डेरोजियो के सामने दिया जा रहा है सतनामी आंदोलन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में अम्बेडकर सामने मंदिर प्रवेश आंदोलन। अब यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के सुधारक यानी आंदोलनकारियों के साथ आपको मैच करना है। तो देखिए घासीदास का आंदोलन था सतनामी आंदोलन, ठीक है, यानी कि ए का जो है तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी का पेरियार। तो पेरियार जो थे ये आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए डेरोजियो। तो डेरोजियो, इनका संबंध देखिए तो डेरोजियो का संबंध जो था तो ये था युवा बंगाल आंदोलन से। और अम्बेडकर का संबंध था मंदिर प्रवेश आंदोलन से। यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, ठीक है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा देखिएगा किस ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। अतः आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिएगा इनके बारे में थोड़ा और डीप में जान लीजिए। तो देखिए इनके बारे में घासीदास, तो घासीदास के बारे में सबसे पहले देखिए कि घासीदास जो थे तो ये 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सतनामी आंदोलन शुरू किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1820 के दशक में। कहाँ पे किए थे? तो छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए पेरियार के बारे में देखिए। तो पेरियार, इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी। और ईवी रामास्वामी ने अछूतों के उत्थान के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इनके बारे में हो गया। उसके बाद देखिए डेरोजियो। तो हेनरी लुई विलियन डेरोजियो, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने 1820 के दशक में युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह का आयोजन किया था। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई। तो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां ये ब्राह्मी भाषा में विकसित हुई, या फिर बंगाली भाषा में विकसित हुई, या तमिल भाषा में, या फिर देवनागरी भाषा में। तो देखिए अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां तो ये विकसित हुई हैं ब्राह्मी भाषा में, क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत की सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली है। और इससे ही देवनागरी, बंगाली, तमिल, गुरुमुखी आदि सभी भारतीय लिपियां विकसित हुई। और ब्राह्मी का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया की लिपियों पर भी पड़ा। अतः आधुनिक भारतीय लिपियां तो मुख्यतः ब्राह्मी से ही व्युत्पन्न हुई। अतः आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कथन ए देखिए कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। कथन बी है कि महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर नक्काशी यानी कि चित्रांकन की जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों सही है या इसमें से कोई गलत भी है। पहला वाला ऑप्शन देखिए ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड है ए और बी दोनों सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों गलत हैं। उसके बाद देखिए अगला वाला ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है। तो देखिए यहाँ पे
भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो देखिए शुतुरमुर्ग जो हैं बड़े उड़ने वाले पक्षी हैं जो कि आम तौर पर अफ्रीका में पाए जाते हैं और पुरापाषाण युग लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान ये भारत में भी मौजूद थे। और महाराष्ट्र के पाटन इलाके, ठीक है, महाराष्ट्र के पाटन इलाके से बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं जिन पर नक्काशी या चित्रांकन भी किया गया है। और यह खोज लगभग 25,000 साल पहले की है। इसलिए कथन ये सही है कि पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे। और कथन भी सही है कि महाराष्ट्र में उत्कीर्णित अंडों के छिलके मिलते हैं। अतः ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो ये है देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान कीजिए। तो देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान, पहले देखिए फ्रांस, फ्रांस के आगे जमैका दिया गया है, पुर्तगाल, सेंट डोमिनिक, सी में है इंग्लैंड, वेनेजुएला, डी में है स्पेन, ब्राज़ील। तो देखिएगा यहाँ पे कि देश का उसके उपनिवेश के साथ आपको मैच करना है, मिलान करना है। तो देखिए पहला वाला यानी कि ए का, तो फ्रांस का हो जाएगा सेंट डोमिनिक, ठीक है, ए का दूसरा। उसके बाद बी का पुर्तगाल, तो पुर्तगाल ब्राज़ील, बी का जो है चौथा। सी इंग्लैंड, इंग्लैंड का हो जाएगा जमैका। और डी, तो डी बचा ही एक है यानी कि वेनेजुएला। अब इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहले में देखिए अभी हमने बता ही दिया, ठीक है, इसलिए आपका देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि फ्रांस का, देखिए फ्रांस का उपनिवेश सेंट डोमिनिक आज की हैती था, पुर्तगाल का उपनिवेश ब्राज़ील था, इंग्लैंड का उपनिवेश जमैका था और स्पेन का उपनिवेश वेनेजुएला था। अतः आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग डॉट डॉट। तो साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग डॉट डॉट साम्राज्यवादी फतह के लोग स्मृतियाँ करती हैं। बी है कि अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। सी है कि यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उसके बाद डी है कि भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती हैं। अब यहाँ पे भी चार विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है ए और बी सही है, सेकंड है ए बी सी सही है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है केवल बी सही है, ऑप्शन नंबर डी है बी और सी सही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखिए। तो देखिए कि साम्राज्यवादी फतह की लोग स्मृतियाँ गढ़ती हैं, यानी कि आपका ए जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये पेंटिंग साम्राज्यवादी फतह के लोगों की यादों में बसाने का प्रयास थी, ठीक है। इनमें ब्रिटिश शासन को अजेय और शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि चित्रकारों ने लड़ाइयों और जीत के दृश्यों के माध्यम से राजशाही की सर्वोच्चता को दर्शाया है। और पहली ऐसी पेंटिंग जो कि 1762 में फ्रांसीसी हेमैन ने बनाई थी। और ये पेंटिंग यूरोप में लोकप्रिय हुई, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य एवं प्रभाव जो है तो वो यही है कि साम्राज्यवादी फतह के लोगों की स्मृतियाँ गढ़ती हैं और अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। इसलिए आपका केवल ए और बी सही होगा, यानी कि सी जो है तो ये सही नहीं होगा, सी और डी। तो ए और बी सही है, ये है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ए है कि यह अकबरनामा का दूसरा खंड है। बी है कि यह अकबरनामा के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है। सी है कि यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय एवं विवरण देता है। तो आईने अकबरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कथनों को पढ़ें। अब देखिएगा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए पहले देखिए कि यह अकबरनामा का दूसरा खंड है। तो देखिए ये गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि आईने अकबरी अकबरनामा का दूसरा नहीं बल्कि ये तीसरा खंड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी वाला ऑप्शन देखिए कि आईने अकबरी यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है। यह भी गलत है, क्योंकि देखिए यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सांख्यिकीय विवरण देता है। अतः आपका बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब सी देखिए कि यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देता है। तो ये सही है, क्योंकि इसकी चौथी पुस्तक में हिंदू दर्शन परंपराएं और लोगों की संस्कृति का वर्णन मिलता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। और डी देखिए कि यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी एवं विवरण देता है। तो यह भी सही है, क्योंकि इसमें राजस्व, सेना, वेतन आदि के सांख्यिकीय और विस्तृत विवरण दिए गए हैं। अतः आपका सी और डी, केवल सी और डी सही होगा। तो केवल सी और डी देखिएगा किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं। तो प्राचीनतम लघु चित्रकला ये पात्र पर बनाए जाते हैं, या ताड़पत्र पर, या कागज पर, या लकड़ी की तख्ती पर। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ए, बी और सी सही है। सेकंड है ए, बी और डी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि ए और सी, ए, सी और डी सही है, या फिर बी, सी, डी सही है। तो देखिए कि जो प्राचीनतम लघु चित्रकला जो है तो ये बनाए जाते थे ताड़पत्रों पर, कागज पर और लकड़ी की तख्ती पर, लेकिन ये पात्र पर नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रारंभिक लघुचित्र 8वीं शताब्दी के भित्ति चित्रों से प्रभावित हुए थे, और ये चित्र पानी के रंगों या से कपड़े या कागज पर बनाए जाते थे। लेकिन सबसे प्राचीन लघुचित्र ताड़ के पत्तों और लकड़ी पर बनाए गए थे, और अतः ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती तीनों प्राचीन लघुचित्र मिलते हैं। इसलिए देखिए देखिए आपका जो है बी, सी और डी सही होगा। पात्र जो है तो ये नहीं होगा। ठीक है, यानी ए जिस जिस ऑप्शन में है उसको आप हटा दीजिए। देखिए लगातार तीनों ऑप्शन में ए दिया गया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी, सी और डी जो है ये सही है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था। तो 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने वृतांत लिखा था, यही पूछा जा रहा है कि इन लोगों के बारे में किसने जो है वृतांत लिखा था। तो पहला है वास्को डिगामा ने, सेकंड है इबन बतूता ने, थर्ड है सेंट मार्टिन ने, या फिर शंकराचार्य ने। तो देखिए यहाँ पे कि लगभग 700 साल पहले यानी कि 14वीं शताब्दी में इबन बतूता ने भारत इतिहास कई देशों की यात्रा की, और उन्होंने रिहला नामक यात्रा वृतांत लिखा। मान लीजिए वृतांत का नाम पूछा जाता है तो इस वृतांत का नाम था रिहला। रिहला नामक यात्रा वृतांत लिखा, जिसमें केरल की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का उल्लेख किया गया है, और उन्होंने विशेष रूप से केरल के मुस्लिम समुदाय को उच्च सम्मानित बताया और उनके जीवन शैली का वर्णन किया। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए वास्को डिगामा के बारे में पूछा जाता है, तो वास्को डिगामा जो है ये बाद में 15वीं शताब्दी में आए, और सेंट मार्टिन कोई यात्री नहीं थे, और शंकराचार्य जो थे वो एक दार्शनिक थे। अतः इबन बतूता ही वह यात्री है जिसने केरल की विविधता और मुस्लिम जीवन के बारे में 700 वर्ष पहले लिखा था। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो संविधान की प्रस्तावना में वेतन की समानता का उल्लेख है, या संपत्ति की समानता का उल्लेख है, या रोजगार की समानता का उल्लेख है, या प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। तो देखिएगा यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का अर्थ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से है, ना कि आय या संपत्ति की समानता से। क्योंकि देखिए संविधान की प्रस्तावना का परिचयात्मक कथन यह है कि यह सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व का आश्वासन देती है। क्योंकि देखिए, समानता शब्द के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य में समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। और वेतन, संपत्ति और रोजगार की समानता तो ये प्रस्तावना में कहीं नहीं दी गई है और ये बाद के अनुच्छेदों या नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। अतः प्रस्तावना के अनुसार सही उत्तर जो होगा आपका तो प्रतिष्ठा की समानता, इसलिए आपका यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नगर निगम के संबंध में पूछा जा रहा है आपसे कौन सा कथन सही है। तो वार्ड कमिश्नर यानी कि आयुक्त का पद निर्वाचित होता है। सेकंड है कि वार्ड काउंसिलर यानी कि पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। थर्ड है कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसिलर पार्षद करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कि वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है नगर निगम के बारे में। तो भारत में नगर निगम के संबंध में जो कथन आपका सही है तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि वार्ड काउंसिलर यानी कि पार्षद जो होते हैं तो एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्योंकि देखिए, नगर निगम में दो प्रकार के पद होते हैं, एक निर्वाचित जैसे कि पार्षद और एक होता है प्रशासनिक जैसे कि वार्ड कमिश्नर। अब नगर निगम 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करता है, जिसमें निगम क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड में वयस्क मताधिकार द्वारा 5 वर्ष के लिए एक सदस्य चुना जाता है जिसे पार्षद या वार्ड काउंसिलर कहते हैं। और इसके विपरीत वार्ड कमिश्नर एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है, जो कि निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त किया जाता है। अतः वार्ड काउंसिलर यानी कि पार्षद एक निर्वाचित सदस्य है, जबकि वार्ड कमिश्नर का पद जो है तो वो निर्वाचित नहीं होता है। अतः आपका यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।